अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज, प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। जनाब, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद करना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ सीरियस, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मुनफरिद खबरों के साथ। आज भी कुछ इसी किस्म का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आज हम आपको कौन सी न्यूज दिखाने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे कोरोना आलमी सूरत हाल के मुतालिक जानेंगे, उसके बाद देखेंगे आया सूफिया मस्जिद में माशाल्लाह नमाज की अदायगी के बारे में आपको एक पैकेज दिखाएंगे। फिर बात करेंगे आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के बारे में और एक ट्रेजर हंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है हमारे पास आपके लिए। कुछ सीरियस खबर है हमारे पास आपके लिए। भारत में बंगालियों का कत्ले आम, इसके ऊपर भी हम आपको एक न्यूज पैकेज दिखाने वाले हैं। फिर बात करेंगे इटली में ग्लेशियर को चादर से ढांप दिया गया, फिर यूरोपीय यूनियन रिकवरी फ्रंट और इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास आपको दिखाने के लिए और बात करने के लिए। सो व्यूअर्स, बात करेंगे हम सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि इस वक्त 16 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी वैक्सीन पर काम जारी है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा हासिल ना हो सका। इसकी मौजूदा सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको बताते चलें कि इससे सिर्फ बचाव तभी मुमकिन है जबकि आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें जो कि क्राउडेड एरियाज हैं और इसके अलावा अभी हमारे पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। आइए चलते हैं इसका न्यूज पैकेज देखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दुनिया में इस वबा से मुतासरा लोगों की तादाद 16 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, जबकि 98 लाख के लगभग लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वबा का शिकार होकर लुक़मा अजल बनने वालों की तादाद 6.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त दुनिया में फाल केसेस की तादाद 56 लाख के लगभग है, जिनमें से 66,500 के करीब लोगों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में यौमिया अमवात की तादाद 8,000 के करीब है, जबकि हर दिन मरीजों की तादाद में इजाफा तकरीबन 3 लाख तक जा पहुंचा है। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ मरीजों की तादाद 42.5 लाख से बढ़ चुकी है। अमवात की तादाद 1,48,000 से बढ़ गई है और इसी तरह 20 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। 19,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से 13,000 के लगभग लोग मुतासिर हुए हैं। यहाँ 5 करोड़ 25 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 23.5 लाख से ज्यादा है और 85,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। 16 लाख के करीब लोग सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि यहाँ 8,300 से ज्यादा लोगों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ हर 10 लाख लोगों में से 11,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। ब्राजील में 49 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद 13.5 लाख के करीब है। 31,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हुए हैं। 8.5 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। हिंदुस्तान में 9,000 के करीब मरीजों की तादाद तशवीशनाक है। यहाँ हर 10 लाख लोगों में से 968 लोग इस वबा का शिकार हुए हैं। यहाँ 1 करोड़ 55 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है और 13,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यहाँ 6 लाख के करीब लोग सेहतयाब हुए हैं, जबकि 2300 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ हर 10 लाख लोगों में से 5500 लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं। रूस ने 2 करोड़ 63 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। मरीजों की तादाद के हवाले से जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 4.25 लाख के करीब है और 6,500 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ 550 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ पर 10 लाख लोगों में से 7,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। यहाँ 27 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं।
اب بات کرتے ہیں جناب آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں. آیا صوفیہ مسجد میں 86 ایئرس کے بعد ماشاءاللہ نماز جمعہ ادا کر دی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں یہ عمارت بہت زیادہ ریلیجیس امپورٹنس کی حامل ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو مسجد کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اتاترک نے اس کو واپس سے میوزیم میں تبدیل کر لیا تھا، لیکن آج پھر سے اس کے اندر آذانیں گونج اٹھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت، لیکن میرا آپ سے ایک ہی بات ہے: صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تصدیق. 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور. شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. ارادہ یہ ہے تمہارا کہ مجھے بھی ان صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے جن کی غلامی میں اپنی اور قبیلے کی عزت بیچ چکے ہو تم. حق جیت جاتا ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے. جس امید سے میں نے سرمایہ کاری کی گردوغلوں پر وہ پوری نہ ہو سکی. تمہاری علاقوں میں خوشی کے آنسو ہوگا. جب تک آپ میرے ساتھ ہیں تب تک کوئی غم چھو نہیں سکتا. تمہیں قبیلے سے، دین سے اور قبیلے کے لوگوں سے غداری کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ से आया सूफिया को मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद आया सूफिया में पहला जुमा अदा किया गया। इमाम ने जुमा की नमाज से पहले इस तारीखी मकाम पर तिलावत कलाम पाक पढ़ी, जिसे सुनते ही हजारों की तादाद में तुर्क बाशिंदे यहाँ दिहाइयों बाद होने वाली पहली नमाज के लिए जमा हो गए। जुमा के इज्तिमा के लिए यहाँ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जहाँ हजारों पुलिस वालों ने चेक पॉइंट्स बनाकर लोगों को सिक्योरिटी मुहैया की। नमाजियों ने मास्क पहन रखे थे और उन्होंने फासलों में खड़े होकर जाए नमाज पर आया सूफिया में पहली जुमा नमाज अदा की। शहर के इस इलाके को सुल्तान अहमद स्क्वायर कहा जाता है, जहाँ पहली जुमा की नमाज हुई है। कुछ दिन पहले तुर्की की एक अदालत ने आया सूफिया को म्यूजियम की हैसियत से रखने के फैसले को कल अदम करार दे दिया था। इस फैसले के फौरन बाद तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बजंतीनी सल्तनत में 900 साल तक कैथेड्रल रहने वाली इस इमारत को सल्तनत उस्मानिया में मस्जिद का दर्जा दे दिया गया था और ये जगह सन 1934 तक मस्जिद रही है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने हजारों तुर्क बाशिंदों और अपनी काबीना के साथ आया सूफिया में जुमा की पहली नमाज अदा की। सदर एर्दोगान और उनके वज़रा ने कोरोना वबा से बचाव के लिए मास्क पहन रखे थे। उन्होंने नीले कालीन पर बैठकर जुमा की नमाज अदा की। अपने 17 साल इक़्तिदार में एर्दोगान ने इस्लामी इक़्तिदार की हर सूरत हिमायत की है और कोई शक नहीं कि आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत दिलाने के लिए होने वाली कोशिशों में भी उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता साल उन्होंने अपने मकामी इंतखाबी मुहिम में भी आया सूफिया को मस्जिद बनाने की बात करते हुए कहा था कि वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। इस बात पर उन्हें पादरियों से तनकीद का सामना भी करना पड़ा, जो ये कहते थे कि मुसलमानों के लिए इबादतगाह बनाने से मजहबी मुनाफरत में इजाफा होगा। तुर्क हुकूमत ने जवाबन कहा कि ये तारीखी मकाम सियाहों के लिए खुला रहेगा और वहाँ मसीहाओं के आर्ट वर्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एर्दोगान ने लगभग एक सदी पहले मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सेकुलर रवायात को नया रूप दिया है और मजहबी तालीम को फरोग देते हुए अपनी ताकतवर फौज से अतातुर्क के वक्त की सेकुलर नजरियात का खात्मा किया है। आया सूफिया में नमाज के वक्त मसीहाई आर्ट वर्क के नमूनों को पर्दे से ढांप दिया जाएगा और बाकी औकात में वो नुमाया रहेंगे। हर गुजरते दिन के साथ साथ आलमी दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 सालों में 1.5 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत बढ़ने का खदशा है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हाली रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया है कि अगले 5 साल के दौरान आलमी दर्जा हिरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। आलमी दर्जा हिरारत में इजाफे के इस इम्कान का कतन मतलब ये नहीं है कि दर्जा हिरारत में ये इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों के सबब खतरनाक हद को उबूर कर गया है, जबकि इससे जाहिर होता है कि आलमी दर्जा हिरारत बढ़ने की तरफ मुस्तकिल मिजाजी से माइल है। आलमी दर्जा हिरारत में ये मुस्तकिल इजाफा सन 2015 में होने वाले पेरिस मुआहदे के लिए बड़ा चैलेंज है। ये कहना था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल तलास का। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में तय किया गया था कि आलमी दर्जा हिरारत में इजाफे का सबब बनने वाली गैसेस की अखराज में बड़ी हद तक कमी की जाएगी, ताकि आलमी दर्जा हिरारत में इजाफा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहे। तलाफ ने आलमी खबर रिसा एजेंसी राइटर को बताया कि इस बात का कभी इम्कान है कि हर साल तब्दील होने वाले आलमी दर्जा हिरारत में
सन 2020 से सन 2024 तक किसी भी साल आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा मुतवक्के है, जबकि हर साल आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की शरह 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो यकीनी है और इसके असरात दुनिया के हर खित्ते में होंगे। तलाश ने कहा, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग से कई लाख एकड़ पर खड़े जंगलात राख हो गए हैं। वहाँ दर्जा हरारत में इजाफा होगा और मौसम अमूमन खुश्क रहेगा, जबकि अफ्रीका की साहिल रीजन में ज्यादा नमी रहेगी। उन्होंने कहा, यूरोप में ज्यादा तूफान आएंगे और शुमाली अटलांटिक में ज्यादा हवाएं चलेंगी। WMO की इस रिपोर्ट का मकसद दुनिया के ममालिक को हवाओं का रुख, बरसात के इम्कानात और मौसम के बदलते मिजाज से आगाही देना है कि जमीन पर मौसमियाती तब्दीलियों का सिलसिला जारी है और ये किस कदर तेजी से हो रहा है। ताहम ये तवक्को की जा रही है कि अगली 1 दिहाई तक दुनिया का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक नहीं पहुंचेगा। लॉकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 4 से 7% की कमी हुई है। ताहम तलाश ने खबरदार किया है कि इसके असरात थोड़े अरसे तक होंगे। उन्होंने कहा, कार्बन बहुत देर तक फिजा में रहती है, इसलिए इस कमी से कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं? इसलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम की खातिर चाहे सब खामोश हैं, कानून बोलता है। सिर्फ PTV न्यूज पर। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें। तो बात करते हैं इस बार अमेरिका में इंतखाबात के हवाले से। इस साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें साबिक अमेरिकी नायब सदर जो बाइडन और मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबले में जो बाइडन को कुछ पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, जबकि ट्रंप की कोरोना पॉलिसी और अमेरिका में वबा की वजह से होने वाली अमवात के सबब इनको मुल्क भर में शदीद तनकीद का सामना है। दूसरी टर्म में होने वाले इंतखाबात जीत सकेंगे या उनकी सियासी बसात लपेट दी जाएगी, इस हवाले से होने वाले अमरीकी सर्वे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से एक आलमी खबरसां एजेंसी के पोल के मुताबिक हर 3 अमरीकियों में से 2 अमरीकी शहरी मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के इनकम टैक्स के गोशवारे देखने चाहते हैं, और मुल्क की निस्फ आबादी इस पर यकीन रखती है कि ट्रंप ने अपनी सियासी साख को बचाने के लिए उन्हें छुपा रखा है ताकि उसे कोई सियासी नुकसान ना हो। हालिया पोल्स के मुताबिक बहुत से अमरीकी मौजूदा सदर के खानदानी कारोबार और मामलात पर खदशात का इजहार करते हैं। ये सर्वे अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के माली मामलात को 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद शाया करने के हुक्म के बाद किया गया है।
ट्रंप ने दहाइयों पुरानी रिवायत तर्क करते हुए दूसरे सदारती उम्मीदवारों की तरह अपने जाती टैक्स गोशवारे अवाम को दिखाने से इनकार कर दिया है। हालिया सर्वे के नताइज से पता चलता है कि 66% अमरीकी चाहते हैं कि ट्रंप गुज़श्ता सालों से अपने टैक्स गोशवारे जाहिर करे। 68% अमरीकी शहरी समझते हैं कि हर सदारती उम्मीदवार के टैक्स गोशवारे देखना, उसके माली मामलात के रिकॉर्ड के बारे में जानना उनका हक है कि इंतखाबात से पहले अमरीकी अवाम को इसका इल्म हो। रिपब्लिकन सदर ने गोशवारे क्यों जाहिर नहीं किए? इसके जवाब में तकरीबन 50% लोगों का कहना था कि दूसरी मर्तबा इंतखाब में मुश्किलात बढ़ने की वजह से उन्हें शाया करने से एहतराज किया जा रहा है। इसी तरह 26% का ख्याल है कि टैक्स गोशवारों में फर्क होगा, जिससे उन्हें सियासी नुकसान होने का अंदेशा है, जबकि 10% ये सोचते हैं कि ट्रंप अपने माली खसारे को जाहिर नहीं करना चाहता और गोशवारों को छुपा रहा है। 16% अमरीकियों का ख्याल है कि ट्रंप टैक्स नहीं देता, इसलिए टैक्स गोशवारे छुपा रहा है। 14% अमरीकी सोचते हैं कि ट्रंप लिबरल्स के खिलाफ बरसरे पैकार है, और 30% अमरीकी सोचते हैं कि कोरोना वबा में मसरूफियत की वजह से सदर ट्रंप टैक्स गोशवारे जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि वबा से निमटने में मसरूफ है, जबकि सिर्फ 7% अमरीकी समझते हैं कि टैक्स गोशवारे ऑडिट होने की वजह से जाहिर नहीं किए जा रहे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान टिम मोराटॉक का कहना है कि 2016 के इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स ने ट्रंप को सदर मुंतखब किया था और उन्होंने 100 से ज्यादा सफहात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज दिखाई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अमीर आदमी है और अमरीकी लोगों की खिदमत करने से पहले भी वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के मुकाबिल उम्मीदवार जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर कई साल के टैक्स गोशवारे और अपने माली मामलात की तफसील शाया कर दी है। हालिया सर्वे के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स में मकबूलियत के हवाले से जो बाइडन ट्रंप से 10 पॉइंट्स आगे हैं। 40% लोगों का कहना है कि ट्रंप की कारकर्दगी वबा में अपने मुआवजे के दौरान और माली दबाव में मुनासिब रही है। ट्रंप की मकबूलियत ओबामा की तरह रही है, लेकिन ट्रंप के बरक्स ओबामा की मकबूलियत रजिस्टर्ड वोटर्स में मिट रोमनी से कहीं ज्यादा हो गई थी। सदर ट्रंप ने 2016 में गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से अपनी इंतखाबी मुहिम में इसको रोकने के दावे किए थे। जो बाइडन ने कहा है कि अगर वो 3 नवंबर को सदर मुंतखब हो गए तो इस तरह की पॉलिसीज का दोबारा जायजा लेंगे। ट्रंप ने इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीली की और कोरोना की आड़ में गैर मुल्की तलबा को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जबकि जो बाइडन ने अपने ट्वीट के जरिए इसकी नफी की है और कहा है, दे स्टडी हियर, innovate here, they make America who we are. He said, Donald Trump doesn't get that. ट्रंप ने मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर का ऐलान किया था और काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन दीवार मुकम्मल नहीं हो सकी। जो बाइडन इस हवाले से बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करके दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग के निजाम को मजबूत करने के ख्वाह हैं। हालिया सर्वे और पोल तो बाइडन को फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के नताइज इसके बरक्स भी हो सकते हैं। इसलिए इस हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है और अभी इंतखाबात में 4 महीने का वक्त बाकी है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा है कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में बताया गया है कि रूस नवंबर के इंतखाबात में धांधली की कोशिश करेगा। इसी तरह उन्होंने अपने कारकुनों को बताया है कि चीन भी 2020 के इंतखाबात में ऐसी सरगर्मियों के अज़ाइम रखता है। उन्होंने कहा, द रशियंस आर स्टिल एंगेज्ड इन ट्राइंग टू डीलेजिटिमाइज आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। बाइडन ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने यह जारी रखा तो उनके सदर मुंतखब होने पर भारी कीमत चुकाना होगी। बाइडन ने कहा, ट्रंप तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं है, जैसे रूस ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के खिलाफ फंडिंग की है। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ट्रंप के इस अमल को तनकीद का निशाना बनाया है कि वो एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं। 2016 में बहुत सी एजेंसीज ने कहा था कि ट्रंप के इंतखाबात जीतने में रूस ने मदद की थी और ट्रंप ने इसे बार बार एक चकमा करार दिया।
व्यूअर्स, बचपन में तो हमने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ट्रेजर हंट्स की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक रियल ट्रेजर हंट के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के समंदर से एक नया और अनोखा ट्रेजर हंट सामने आया है जो कि तकरीबन 7000 ईयर्स पुराना है। आइए इस नवादरात के बारे में जानते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया के समंदर की तह से 7000 साल पुराने नवादरात दरियाफ्त कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में दरियाफ्त पहली मर्तबा हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये नवादरात पहली दफा इस खित्ते से बरामद हुए हैं। इनमें से सैकड़ों पत्थर के औजार हैं जिन्हें यहाँ 2 मकामात से निकाला गया है। बराआज़म ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका कदीम और तारीखी एतबार से बहुत अहमियत रखता है। इन दोनों मकामात से ज़ेरे आब इंसानी तहजीब के वाज़े आसार मिले हैं। आसार कदीमा के इस मंसूबे के सरबराह डॉक्टर जोनाथन का कहना है, आप इन नवादरात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने वक्त में इंसान कैसे काम करते थे और अपनी मईशत चलाते थे। उन्होंने कहा, हमें एक मकाम से सैकड़ों से ज्यादा नवादरात मिले हैं। फ्लिंडर यूनिवर्सिटी के इस मंसूबे में इन नवादरात को 11 मीटर समुद्र की गहराई से दरियाफ्त किया गया है और यहाँ गोताखोरों को मिशन पर भेजने से पहले इस जगह पर उनकी मौजूदगी की तस्दीक की गई थी। अब इन नवादरात का तजिया करके इनकी उम्र का तयन किया जा रहा है। समुद्र की सतह में तब्दीली के तजर्बे और रेडियो कार्बन टेस्ट से पता चलता है कि नवादरात कम अज कम 7000 साल पुराने हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी जारहाना तबीयत और बदनीयती के बायस अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बिगाड़ के रखा हुआ है और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। अब बंगाली और नेपाली बाशिंदे भी इसके जुल्म से बच न सके। गुज़िश्ता दिनों 3 बंगालियों को आसाम में कत्ल कर दिया गया जबकि एक नेपाली को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। भारत के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हमेशा से बेहतर होने की बजाय कशीदा रहे हैं और अब बांग्लादेश और नेपाल के साथ बिगड़ते ताल्लुकात से इसमें इजाफा हो गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते आसाम में 3 बंगालियों को कत्ल कर दिया गया और एक नेपाली बाशिंदे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हल्के में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाल काट दिए गए। दी हिंदू ने लिखा है कि 3 बंगाली बाशिंदों को जानवरों की स्मगलिंग के इल्जाम में जुनूबी आसाम के लोगों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। ये वाकया आसाम के जिला करीमगंज में पेश आया है। वहां के जिलाई पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ये बंगाली बाशिंदे सरहद पार करके पत्थरकांडी थाने की हुदूद से गाय चोरी करने के इल्जाम में पकड़े गए और गांव के लोगों ने इन 3 बंगालियों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जबकि इनके 4 साथी सरहद उबूर करके फरार होने में कामयाब हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इन 3 बंगालियों से बंगाली बिस्किट्स, रोटी, रस्सी, बैग, तारें और तार काटने वाले आलात बरामद हुए हैं। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद बंगाली बाशिंदों की लाशों को बंगाली हुक्काम के हवाले कर दिया है। दी हिंदू ने लिखा है कि गुज़श्ता 2 महीनों में ये दूसरा वाकया है। गुज़श्ता महीने भी एक 43 साला बंगाली को लोगों ने कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक 3 बंगाली और 2 भारतीय मिलकर एक फार्म हाउस से गाय चोरी करने आए थे जिनमें 4 भागने में कामयाब हो गए और एक बंगाली को मकामी लोगों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। नेपाली सफीर नीलाम्बर आचार्य ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से नेपाली शहरियों की हिफाजत के लिए बातचीत की थी। नेपाली सफीर आचार्य ने मीडिया को बताया कि भारतीय शहर वाराणसी में नेपाल के और नेपाल के शहरियों के खिलाफ पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनमें नेपालियों को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस ग्रुप के सरबराह ने एक वीडियो लगाई है जिसमें एक नेपाली को गंजा करके उसे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर हम कोरोना वायरस के बारे में कोई भी खबर तस्दीक किए बगैर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं तो अमूमन फायदे की बजाय नुकसान होगा।
मुआवजाती टोटकों, वैक्सीन और एहतियाती तदाबीर के बारे में झूठी खबरें आम हैं, जो लोगों में घबराहट का बायस और वायरस के खिलाफ जंग में रुकावट बनती है। इसीलिए ये हमारी इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है कि मैसेज भेजने से पहले इसकी मुस्तनद ज़राए से तस्दीक करें, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk या मुख्तलिफ ज़बानों में मालूमात फराहम करने वाला व्हाट्सएप चैटबॉट 0300 111 1166। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना का शिकार हो तो हुकूमती हेल्पलाइन 1166 से फौरी रुजू करें। कोरोना को शिकस्त देने के लिए हमें मुकम्मल एहतियात का मुजाहरा करना होगा, चाहे वो एहतियात मैसेज भेजने की ही क्यों ना हो। ये पैगाम वफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। आलमी दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से इटली में एक ग्लेशियर को चादर से ढांप दिया गया ताकि उसको सूरज की तपिश से बचाया जा सके। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। इटली में प्रीसीना नामी ग्लेशियर को सूरज की तपिश से महफूज रखने और पिघलने से बचाने के लिए कपड़े की बहुत बड़ी चादर से ढांप दिया गया है। टोरंटो नामी कस्बे के शुमाल में वाक़े इस ग्लेशियर को 1 लाख मुरब्बा मीटर सफेद कपड़े से ढक दिया गया है ताकि इससे सूरज की रोशनी मुनाकिस हो जाए और यहाँ बर्फ कम से कम पिघले और दर्जा हरारत कम रहे। कपड़े की चादर 2700 से लेकर 3000 मीटर बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर डाल दी गई है और इसे यहाँ रखने के लिए इस पर रेत की थैलों के जरिए वजन डाला गया है ताकि ये अपनी जगह पर पड़ी रहे। जब दर्जा हरारत में कमी होगी और स्कीइंग का मौसम शुरू होगा तो इसको हटा दिया जाएगा। सन 2008 से हर साल ये काम किया जाता है ताकि यहाँ आलमी दर्जा हरारत के बढ़ते असरात को कम किया जा सके। इटली की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों में प्रीसीना ग्लेशियर 1/3 तक पिघल चुका है। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स आखिरकार एक डील करने में कामयाब हो गए हैं। अब यूनियन रिकवरी फंड के जरिए यूरोपीय ममालिक की गिरती हुई इकॉनमी को सहारा दिया जा सकेगा। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा 5 दिनों के मुज़ाकरात के बाद एक तारीखी डील करने में कामयाब हो गए हैं। इस डील के तहत यूरोपीय यूनियन कोरोना की जद में आकर तबाह होने वाली मईशतों को संभालने के लिए इमदादी प्लान देगा। इस होने वाले मुआहदे से यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय यूनियन के सरबराहों को ये इख्तियार मिल गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। यूरोपीय यूनियन की 70 साल की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनियन के तमाम अराकीन ममालिक ने एक दूसरे से इस कदर यकजहती का मुजाहरा किया है। इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन चार्ल्स माइकल ने इस मुआहदे को यूरोपीय यूनियन की कामयाबी करार देते हुए इसको बहुत अहम मोड़ कहा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि कोरोना की वबा के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस की नाकामी, मेंबर ममालिक की गिरती हुई मईशत और बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से हालिया इनखला इस ब्लॉक के वजूद पर बहुत से सवाल खड़े कर देगा। माइकल ने कहा कि इस मुआहदे से ये पैगाम मिला है कि यूरोप अमलन एक ताकत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल के साथ इख्तिलाफ किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस मुआहदे को तारीखी करार दिया है। यूरोपीय यूनियन के लीडर उम्मीद कर रहे हैं कि 750 अरब यूरो, जो लगभग 857.33 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं, और 2021 से 2027 तक यूनियन का 101 खरब यूरो का बजट बरआज़म की तरक्की के लिए काफी होगा। और
जंग अजीम दोम के बाद सबसे ज्यादा ज़बूं हाली का शिकार होने वाली मईशतों को बहाल करने में काफी मददगार साबित होगा। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ मुआशी सरगर्मियाँ बंद हो गई थीं। जर्मनी के वजीर मईशत पीटर अल्तमीर ने कहा कि इस मुआहदे से इस साल की दूसरी छमाही में मुआशी बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। ये मुआहदा एक इलाकाई अहमियत भी रखता है। इस मुआहदे के लिए मौसम के हवाले से मुजवजा फंड में भी कमी की गई है और इस तरह पोलैंड और हंगरी को कर्ज की अदायगियों के हवाले से शराइत को भी खत्म किया गया है। 27 ममालिक की यूनियन में हर मुल्क वीटो करने की ताकत रखता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ब्लॉक में अरकान ममालिक के आपस में इख्तलाफात भी वाज़ेह होकर सामने आए हैं। इस मुआहदे के तहत बुनियादी तौर पर 4 नुकात पर रजामंदी का इजहार किया गया। सबसे पहले इस मुआहदे के होने से यूरोपीय कमीशन कर्ज लेकर जरूरतमंद ममालिक को कर्ज नहीं ग्रांट देगा ताकि गिरती हुई मईशतों को बहाल किया जा सके। इस तरह कमीशन 750 अरब यूरो को कर्ज लेगा और उनमें से 390 अरब ग्रांट्स की शक्ल में खर्च करेगा और 360 अरब यूरो को आसान कर्ज की सूरत में खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर इन दी गई ग्रांट्स को 2058 तक वापस करने की मोहलत होगी और इन ग्रांट्स के सबब ब्लॉक में मुआशी सरगर्मियां चलती रहेंगी। इसी तरह जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स को रीबैट की रकम नहीं मिलेगी। तीसरी और अहम बात यह है कि इन ममालिक को ग्रांट्स दी जाएंगी जो अपनी मईशत को मजबूत करने, रोजगार के मौके पैदा करने और अपनी मुआशी सलाहियतों को बढ़ाने की खातिर बेहतर मंसूबाबंदी करेंगे और कमीशन के सालाना सिफारिशात पर अमल करेंगे। इसी तरह चौथे नंबर पर इस मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन को बजट देने वाले बड़े ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी ज्यादा रिबेट हासिल करेंगे। बोट्सवाना में हाथियों की पुरअसरार मौत ने हैवानात के माहिरीन को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान तकरीबन 275 हाथी मौत का शिकार हो चुके हैं। बोट्सवाना में सरकारी हुकाम मौत की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। बोट्सवाना की जंगलात में हाथियों की मौत के हवाले से हुकूमत की गफलत के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए एक माहिर हैवानात ने कहा है कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं, जबकि कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने सुस्ती का मुजाहिरा किया है, जिससे 275 हाथियों की अमवात हो गई हैं। हाथियों की पुरअसरार मौत उकावंजों में हुई है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 महीने से जारी है। परेशानी इस बात की है कि अभी तक अमवात की वजह मालूम नहीं हो सकी और माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं। सरकारी हुकाम ने हाथियों की गैर कानूनी शिकार से अमवात की भी तरदीद की है, क्योंकि हाथियों के लाशें भी मुकम्मल थे और उनके दांत भी नहीं काटे गए। वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क के प्रिंसिपल ऑफिसर का कहना है कि जिस दिन पहले हाथी की मौत की खबर आई है, हुकूमती तहकीकाती टीम के अरकान उस दिन से यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत ने फौरी इकदाम किए हैं। बोट्सवाना में 1,23,000 हाथियों का मस्कन है और ये तादाद अफ्रीका में कुल तादाद का 1/3 बनती है। इस वजह से ये दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। मुर्दा हाथियों की तस्वीरें देखकर बहुत दुख हुआ है और कुछ कारकुनों का कहना है कि हुकूमत को मजीद इकदाम करने चाहिए। सेव द एलिफेंट तंजीम के सरबराह चैरिस का कहना है कि हाथियों की इस तरह अमवात की पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है और कहत के वक्त में भी इस तरह नहीं हुआ। उन्होंने खदशे का इजहार किया कि ये अमवात किसी वबाई मर्ज के सबब हो सकती हैं। उनका कहना था, इस सूरत में हुकूमत के पास ऑप्शंस भी कम हैं। आप हाथियों से समाजी दूरी नहीं करवा सकते और ना ही इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन मौजूद नहीं है। अगर कोई वबाई मर्ज है तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी का कोई इलाज नहीं और हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है। एथोपिया, सूडान और मिस्र के दरमियान दरियाए नील पे बनाए गए डैम पर मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गए हैं। इस डैम की तकमील से एथोपिया खित्ते में बिजली का बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। आइए इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। दरियाए नील पर इथोपिया की तरफ से बनाए जाने वाले ब्लू नील हाइड्रो पावर मंसूबे के हवाले से पानी के बहाव को रेगुलेट करने के हवाले से मिस्र, सूडान और इथोपिया के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ये मुज़ाकरात अफ्रीकी यूनियन की मेजबानी में हो रहे थे। अफ्रीकी यूनियन ने ये मुज़ाकरात 2 हफ्ते पहले शुरू करवाए थे। इनकी इब्तिदा से पहले फरीकैन के माबैन 11 ऑनलाइन इजलास हुए थे ताकि $4 अरब की लागत से बनने वाले इस डैम के हवाले से डेडलॉक खत्म किया जा सके।
ایتھوپیا کی طرف سے اس منصوبے کو گرینڈ ایتھوپین رینیسنس ڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے ایتھوپیا خطے میں بجلی کا بڑا ایکسپورٹر بن جائے گا، لیکن قاہرہ کے اس حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں کیونکہ اس کی 100 ملین آبادی نیل کے پانی پر انحصار کرتی ہے اور یہاں لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اس ڈیم کی تعمیر سے پانی میں اور کمی ہوگی۔ ایتھوپیا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مصر اور سوڈان کے بہت سے مطالبات کی وجہ سے مذاکرات کا یہ دور بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوا ہے۔ بغیر کسی تفصیل دیے ان کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا نے اپنی طرف سے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ مصر کی وزارت آبپاشی کا کہنا ہے کہ تینوں ممالک اس منصوبے کے ثالث کار سیرل ریمافوسا کو رپورٹ پیش کریں گے، جو جنوبی افریقہ اور افریقی یونین کے صدر ہیں۔ وہ اس حوالے سے ایک چھوٹی کانفرنس کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ سوڈان کے وزیر اطلاعات فیصل سہلے نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو مذاکرات سے حل ہونا چاہیے اور اس کا منصفانہ حل ضروری ہے تاکہ ڈیم کی تعمیر کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ تینوں ممالک نے گزشتہ فروری کو واشنگٹن میں اس معاہدے پر دستخط کرنے تھے، لیکن ایتھوپیا نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور صرف مصر نے اس ڈیل کی ابتدا کی تھی۔ ڈیم کا یہ منصوبہ سوڈان کی سرحد سے 15 کلومیٹر پر تعمیر ہوا ہے اور اس کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ تو ویورز، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کے پاس بھی ہمارے لیے کوئی انٹرسٹنگ نیوز یا کوئی فیڈ بیک آپ ہمیں دینا چاہیں، سجیشن آپ ہمیں دینا چاہیں، تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے ڈھیر ساری منفرد سٹوریز اور خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔